नमस्कार साथियों, मैं कल्याण सिंह राजपुरोहित। स्वागत है आपका रजत खंडेलवाल यूट्यूब परिवार में, जहाँ पर हम फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर की इंग्लिश के बारे में पढ़ रहे थे। तो यहाँ तक अपने जो सिलेबस के जो मोस्टली पोर्शन था, जो बड़ा बड़ा पोर्शन था, वो कवर हो गया था। फिर इसके बाद अपने पास जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है अगला, वो है नरेशन। कौन सा टॉपिक है? नरेशन। तो आज हम दोस्तों देखेंगे नरेशन के बारे में। नरेशन क्या होता है, नरेशन के अंदर हम कौन कौन सी चीज़ें पढ़ते हैं, नरेशन के अंदर टेंस का फॉर्मेशन किस प्रकार होता है, रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं, और उसके टेंस है जैसे दिस को दैट में बदलना, दीज को दोज में बदलना, कैन को कुड में बदलना। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, जो भी मॉडल वगैरह में जो भी इंटरचेंज होगा, उन सब चीज़ों को आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो एक बार हमने पिछले वाले जो भी टॉपिक पढ़ रखे हैं उनका एक बार मैं आपको मोटे तौर पर आपको एक आइडिया बता देता हूँ कि उसमें से किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे और कितना उस पोर्शन का वेटेज है। तो सबसे पहले हमने टॉपिक पढ़ा था, एक मिनट मैं अलग से स्लाइड लेके आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले हमने टॉपिक पढ़ा था, देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो टॉपिक हमने पढ़ा था वो पढ़ा था अपने डिटरमिनर। क्या पढ़ा था? डिटरमिनर। अब डिटरमिनर के अंदर मैंने आपको बताया था मच, मैनी, इन सब का, मोर, इन सब का प्रयोग बताया था मैंने। सम का, अ फ्यू का, द फ्यू का, लिटिल का, अ लिटिल का, फिर मैनी का, ये सारी चीज़ें हमने डिटरमिनर के अंदर डिस्कस कर ली थी। तो डिटरमिनर के अंदर से एक क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, मतलब कि जब आप फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस देखोगे या फिर प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे, तो उसके अंदर आपको डिटरमिनर का एक क्वेश्चन मिलेगा। अब डिटरमिनर के अंदर से क्वेश्चन कैसे बनता है, आपको सबको पता ही है कि ऐसे ब्लैंक जगह दी हुई जाएगी। फिर यहाँ पे जैसे मिल्क आ गया, तो मिल्क अनकाउंटेबल है, काउंटेबल है, किस प्रकार की नाउन है, जो भी है उसके अनुसार कौन सा इसमें डिटरमिनर आएगा वो आपको ध्यान रखना था। ठीक है। तो ये चीज़ें आती है एग्जाम में। फिर दूसरा टॉपिक हमने पढ़ा था आर्टिकल। दूसरा कौन सा पढ़ा था? आर्टिकल के अंदर हमने पढ़ा था कि एक तो देखो आर्टिकल का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। देखो सबसे पहले पहली कंडीशन क्या थी, मैंने आपको बताया था, एक तो सिंगुलर होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए, नाउन होना चाहिए। नाउन में भी कैसा नाउन? काउंटेबल नाउन, जिसकी गणना की जा सके। तो उनके साथ किसका प्रयोग होगा? आर्टिकल का। फिर आर्टिकल कितने प्रकार के होते थे? ए एन और द, मैंने आपको बताया ही था। फिर आप जब पिछले वाली क्लास देखोगे तो मैंने उसके अंदर आपको जो एग्जाम्पल करवाए थे, वो सारे के सारे जो एग्जाम्पल थे वो किस में आए हुए थे? आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर में। ठीक है। तो उसमें आपको ध्यान देना है कि जो जैसे अपने पास एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि जैसे नॉर्मली आप देखोगे ऑनर, ऑनर, तो जैसे इसको पढ़ते हैं तो अपन इसको ऑनर बोलते हैं, तो ऑनर बोलते हैं तो इसके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? एन का। फिर विश्व में जो एक वस्तु होती है या फिर यूनिक वस्तु होती है उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? द का। तो ये चीजें हो गई थी, ये भी हमने पढ़ा था। फिर उसके बाद टेंस का पढ़ा था हमने। टेंस कितने प्रकार के होते थे? 3 प्रकार के। फिर उन 3 के भी 4 4 पार्ट्स पढ़ाए थे मैंने। तो उसमें से देखो जैसे प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिर पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिर फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फिर फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस प्रकार हमने टेंस वगैरह के बारे में पढ़ा था। तो ये चीजें, इसमें से क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा आपको मैंने बताया था कि जैसे हेल्पिंग वर्ब होती है वाज और वर, तो वाज का प्रयोग किसके साथ होता है, वर का प्रयोग किसके साथ होता है? मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी याद रखने की। वाज के साथ कितने वर्ड्स है? 3। वाज के साथ कितने वर्ड्स है? 3। वर के साथ कितने हैं? 4। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा? वाज। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा? वर। ये बात आपको समझ में थी। फिर मैंने आपको बताया था प्रेजेंट सिंपल के अंदर अपने डू और डज का प्रयोग बताया था। डू और डज का प्रयोग, आप सबको ध्यान ही है डज का प्रयोग कहाँ होता है, डू का प्रयोग कहाँ होता है। जहां पर देखो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसके साथ डज का प्रयोग होता है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है उसके साथ डू का प्रयोग होता है। तो ये चीजें आपको पहले से ही ध्यान है। फिर सारे वर्ब जो जितने भी टेंस थे उनकी हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बता दी थी, जैसे कि इज एम आर होती है, वो किसकी हेल्पिंग वर्ब होती है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। फिर उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है। तो ये चीजें आपको ये टेंस के माध्यम से मैंने आपको बता दी थी। फिर तीसरा टॉपिक, चौथा टॉपिक अपन ने पढ़ा था पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस। पैसिव और एक्टिव वॉइस, ये भी हो गया था। इसमें मैंने आपको बताया था किस प्रकार टेंस चेंज होते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, बाई का प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। ये वाली चीज़ें भी हमने डिस्कस कर ली थी एक्टिव पैसिव में।
फिर सफिक्स और प्रीफिक्स पढ़ाए थे, सफिक्स और प्रीफिक्स। अब देखो सफिक्स और प्रीफिक्स में से क्वेश्चन किस प्रकार आएगा कि देखो आपको कोई वर्ड दे दिया जैसे कि पोटैटो, ये आरपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, पीओ, पोटैटो, ठीक है। तो इसका जब अपने को ऐसे बोलेगा कि इसका कोई भी प्रीफिक्स या सफिक्स लगा के इसका बहुवचन बनाओ, तो देखो आपने सबने पढ़ा होगा कि पोटैटो को जब बहुवचन बनाते हैं तो क्या क्या यूज करते हैं अपन, क्या बोलते हैं पोटैटो को, पोटैटोज, क्या बोलते हैं, पोटैटोज, तो ईएस लग गया। अब ये बताओ मेरे को ये प्रीफिक्स है सफिक्स है, देखो प्रीफिक्स मैंने बताया था आगे लगता है, प्रीफिक्स कहाँ लगता है, आगे। किसी भी एग्जाम में जैसे आरएस का एग्जाम देते तो आरएस में सबसे पहले कौन सा होता है, प्री, तो प्रीफिक्स कहाँ लगेगा, आगे, और सफिक्स कहाँ लगेगा, पीछे। तो यहाँ पर ईएस क्या है, सफिक्स। आई बात समझ में। फिर इसकी जैसे कि एडवर्ब कैसे बनानी है, वर्ब कैसे बनानी है, ये सारी चीजें मैंने आपको क्लास के माध्यम से करवा दी थी, तो आप उन क्लासों को एक बार ढंग से देखना, तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर देखो ऐसी बात है कि अगर आपको ये समझना है कि एग्जाम में पैटर्न, क्वेश्चन पैटर्न किस तरीके से आ रहा है, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करो, और मेरे जो वीडियो लेक्चर आप देख रहे हो उनके माध्यम से आप उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। देखो हम भी करवाएंगे, लेकिन उससे बढ़िया क्या है कि आप एक बार खुद से प्रैक्टिस करो, ताकि आपको खुद को ही हम पे ट्रस्ट आ जाए कि हाँ सर जो करवा रहे हैं वो ऑथेंटिक चीज है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, देखो इधर उधर नहीं भागना है, प्रैक्टिस के लिए आप एक अच्छी सी कोई सी भी बुक ले आओ, उस बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि मैंने जो चीजें करवाई है उसमें से डायरेक्टली क्वेश्चन वहीं से ही आ रहा है। मतलब देखो सबसे पहले हम जैसे कोई सी भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो सबसे पहले अपने को उसके बेसिक्स पता होने चाहिए। जैसे अपन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में सबसे पहले बेसिक चीज क्या होती है, सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ते हैं, आदि मानव के बारे में। वैसे के वैसे जब हम इंग्लिश में पढ़ते हैं तो सबसे पहले मैंने आपको क्या क्या टॉपिक करवाए, टेंस, फिर ये आर्टिकल, डिटरमिनर, ये सब क्या है, ये इंग्लिश की नींव है। जब आपको इनकी बेसिक जानकारी होगी तो आपको धीरे धीरे खुद ही आइडिया लगना शुरू हो जाएगा कि इंग्लिश में क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। ठीक है, तो आपके सिलेबस में केवल और केवल कितने क्वेश्चन आएंगे, 5, जिसमें से एक या फिर दो ये क्वेश्चन आएंगे वोकैब से। कहाँ से आएंगे, वोकैब से। और बाकी जितने भी क्वेश्चन है वो कहाँ से बनेंगे, आपकी ग्रामर से। तो ग्रामर का पोर्शन आप एक देखो, वोकैब में क्या है कि वोकैब में बहुत सारी चीजें आपको रटनी पड़ेगी, याद करना पड़ेगा, लेकिन जो ग्रामर वाला पोर्शन है उसमें आप थोड़े से रूल्स वगैरह देख के जाओगे तो आपके क्वेश्चन सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखो वोकैब में क्या होता है कि आपको 100 तरह की चीजें याद करनी पड़ती है, 100 तरह के वर्ड्स रटने पड़ते हैं। इससे बढ़िया जब आप ग्रामर पे फोकस करोगे, जैसे ये सब ग्रामर के टॉपिक है, तो इन ग्रामर के टॉपिक में अगर आप ढंग से मेहनत कर लेते हो तो आपके 5 में से 4 या 3 क्वेश्चन आराम से सही होने के चांसेस हो जाते हैं। लेकिन अगर आप जैसे वोकैब जिसकी अच्छी है, या फिर जो डेली वोकैब पढ़ रहा है, धीरे धीरे करके वोकैब की प्रैक्टिस भी कर रहा है, तो उसकी 5 में से 5 क्वेश्चन सही होने की भी चांसेस है। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। आज जो अपना टॉपिक है वो है नरेशन। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे नरेशन के बारे में। तो नरेशन के बारे में देखो, सबसे पहले मेन चीज नरेशन होता क्या है। देखो नरेशन का मतलब होता है नरेट करना, क्या करना, नरेट। अब देखो नरेट क्या करेंगे, देखो जैसे कि मैं एक व्यक्ति हूँ, मेरा कोई दोस्त आता है, वो मुझसे कुछ एक बात कहता है, जैसे कि मेरा एक दोस्त है, उसने मेरे को आके कहा कि मैं कल गाँव जाऊंगा। अब ये बात मुझे तीसरे आदमी को बतानी है, तो मैं क्या करूंगा, जैसे कि उसने कहा मुझे, जैसे कि कुश, कुश है वो मुझे कहता है, मुझे क्या कहता है, कुश मुझे कहता है मैं कल गाँव जाऊंगा। ठीक है, कुश मुझसे बोला, ऐसे लिखो इसको, कुश मुझसे बोला, कुछ मुझसे बोला मैं कल गाँव जाऊंगा। ठीक है, अब कोई तीसरा आदमी है, जैसे कि कोई तीसरा एक और व्यक्ति है जो मेरा दोस्त है, उसको मेरे को ये बात बतानी है कि कुछ ने मेरे से ऐसा कहा था, तो मैं उसको किस प्रकार बताऊंगा कि कुछ ने मुझसे कहा था कि वो कल गाँव जाएगा, वो कल गाँव जाएगा। अब देखो इन दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस है, देखो यहाँ पे क्या आया था, मैं, यहाँ पे मैंने किसका प्रयोग किया, वो।
मतलब मैं और वो, ये ट्रांसफॉर्मेशन ही सबसे मेन है, ये आपको ध्यान रखना है। ये मैं आपको फॉर्मूला भी बताऊंगा, एसओएन का फॉर्मूला लगता है इसके अंदर। लेकिन सबसे पहले आपको ये हिंदी में ध्यान रखना है कि ये किस प्रकार मैं नरेशन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कि आपको नरेशन में किस प्रकार पढ़नी है चीजें, कि मतलब किस प्रकार नरेशन के अंदर चेंज होता है। तो वो देखिए, हिंदी में मैंने आपको बताया कि कुछ मुझसे बोला कि मैं कल गाँव जाऊंगा, ठीक है, कुछ ने ऐसा बोला। फिर ये बात मैंने उठा के तीसरे आदमी को बताई, तो मैं उसको किस प्रकार बताऊंगा, कि कुछ ने मुझसे कहा था कि वो कल गाँव जाएगा, कि वो कल क्या करेगा, गाँव जाएगा, मतलब उसकी योजना बता रहा है। तो ये चीजें जो टेंस का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, देखो पहले तो पहला इसमें जो टेंस है वो अलग है, इसमें जो टेंस है वो अलग है, ठीक है। तो ये टेंस का ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा, यहाँ पे मैं था सब्जेक्ट, फिर यहाँ क्या आ गया, वो। अब देखो, मैं को हिंदी में क्या बोलते हैं, आई, और वो को क्या बोलते हैं, ही या फिर दे, ठीक है, इस प्रकार होता है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इसको हम किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, नरेशन के अंदर। आई बात समझ में। अब देखो, इसके अंदर होती है रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। ये क्या होती है, ये समझेंगे। देखो आगे चलते हैं। देखो, सबसे पहले अपन डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन, ये दो प्रकार के होते हैं, इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो देखो, डायरेक्ट नरेशन क्या होता है, जो डायरेक्ट बात बोल दे। अब डायरेक्ट बात कैसे बोली, जैसे कि मैंने तुमसे कहा कि मैं कल क्लास नहीं लूंगा, मैंने ये बोला कि मैं कल क्लास नहीं लूंगा। अब अपन, आप तो आप जाके आगे किसी और को बता रहे हो कि कल है वो कल्याण सिंह जी सर की क्लास नहीं होगी, वो ऐसा बोल रहे थे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, जो मैंने बोला, जो मैं फर्स्ट पर्सन बोल रहा हूँ, जो अपने दोनों के बीच में बात हो रही है, तो मैं जो बोल रहा हूँ वो तो हो गया डायरेक्ट नरेशन, मतलब जैसा बोला वैसे का वैसा मैंने लिख दिया। कि मैंने बोला कि मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा, तो बस ये बात लिख दी कि मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा, ये क्या हो गया, डायरेक्ट नरेशन। अब इनडायरेक्ट नरेशन क्या होगा, कि उस बात को तीसरे आदमी को बताना है, तो अपन क्या करेंगे, उसको अलग भाषा में समझाएंगे, मतलब अलग तरीके से बताएंगे कि वो ऐसा कह रहा था कि वो कल स्कूल नहीं जाएगा, तो वो यहाँ पे वो का प्रयोग किया, तो हमने क्या किया, उसके सब्जेक्ट में परिवर्तन कर दिया। तो इसी परिवर्तन को हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, नरेशन के अंदर। तो एक होता है डायरेक्ट नरेशन, दूसरा होता है इनडायरेक्ट नरेशन। आई बात समझ में। तो नरेशन कितने प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट नरेशन और एक होता है इनडायरेक्ट नरेशन। आगे आगे बात समझ में। इसको थोड़ा सही कर लेना, जैसे का तैसा बोल देना, जैसे का तैसा बोल देना, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। फिर देखो, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जैसे कि राम सेज, राम बोलता है, राम बोलता है, राम क्या बोलता है, कि आई वर्क हार्ड, मैं कठिन परिश्रम करता हूँ। राम कहता है कि मैं कठिन परिश्रम करता हूँ। ये बात समझ में आ गई सबको, क्लियरली समझनी है हर चीज आपको, एकदम डिटेल में टू द पॉइंट समझनी है, ताकि आपको जब हम मैं इंग्लिश के रूल्स वगैरह बताऊंगा, तो उसके अंदर आपको ज़्यादा ऐसे कन्फ्यूजन वगैरह नहीं होगा कि क्यों ये चेंज हुआ, एसओएन का फॉर्मूला क्यों लगा सब्जेक्ट का, कि आपने ही को आई में और आई को ही में किस प्रकार चेंज किया, तो वो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये आपको कब समझ में आएगा, जब आपको हिंदी में इसका मीनिंग पता होगा, मतलब हिंदी में जब आप पहले समझ लोगे, उसके बाद इंग्लिश में आपको रूल समझने में थोड़ी सी आसानी होगी, ठीक है। तो राम सेज आई वर्क हार्ड, अगली बात समझ में। फिर देखो, इसका इनडायरेक्ट क्या होगा, मतलब परिवर्तन करके बोलना, मतलब तीसरा आदमी को सुनाने के लिए हम उस जो लाइन है उसके अंदर थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं, उसके बाद तीसरे आदमी को सुनाते हैं। तो तीसरे आदमी को क्या सुनाएंगे, कि राम सेज, फिर यहाँ पर कनेक्टिव आ गया दैट ही वर्क्स हार्ड। अब देखो, ये टेंस का क्या चेंज हुआ क्या नहीं हुआ, इससे अपने को अभी कोई इतना मतलब नहीं रखना है, ये दैट क्यों आया वगैरह, ये चीज़ें अपने को अभी नहीं देखनी है। अभी के लिए आप इतना ही समझो कि ये मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब अपन डायरेक्ट जो नरेशन है उसकी बात करते हैं, तो जैसे का तैसा लिखना है अपने को, जो जैसी चीज़ें बोलता है वैसे का वैसा लिखना है। और इनडायरेक्ट नरेशन में क्या करना है, उसके अंदर परिवर्तन करके बोलना है। जैसे कि मैं और एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाता हूँ, कि जैसे सीता सेड टू राम, आई विल नॉट गो टू स्कूल टुमारो, ठीक है। अब देखो, सीता ने राम से कहा कि मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगी,
सिंपल सी बात है कि राम ने सीता ने जैसा बोला हमने उसको वैसा का वैसा छाप दिया। ठीक है, देखो अब डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन की पहचान कैसे करनी है। देखो जो ये होता है इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा, और यहाँ पे भी क्या है इन्वर्टेड कॉमा, तो ये चीजें किस में प्रयोग करेंगे अपन, डायरेक्ट नरेशन में। किस में, डायरेक्ट में। इनडायरेक्ट में क्या होगा, इनडायरेक्ट में क्या होगा, ये सारी की सारी चीजें हट जाएगी, यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे हम, दैट का। किसका प्रयोग करेंगे, दैट का। मतलब ये जो इन्वर्टेड कॉमा, देखो ये वाले जो उल्टे कॉमा होते हैं ऐसे बने हुए, इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड कॉमा। देखो आप इंग्लिश पढ़ रहे हो तो आपको ये चीजें ध्यान होनी चाहिए कि किसको क्या बोलते हैं। जैसे कि ये वाला होता है नीचे बना हुआ होता है, उसको क्या बोलते हैं, कॉमा। और इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड कॉमा। देखो इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग क्यों होता है कि जब कोई कथन होता है, जैसे कि कोई एक फेमस कोट है, जैसे गांधी जी ने कहा था कि अहिंसा परमो धर्मा। क्या है, अहिंसा परमो धर्मा। तो जब ऐसे अपन लिखते हैं कि अहिंसा परमो धर्म, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो ये एक कोट है, तो इसको अपन इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये क्या है, एक कोटेशन है। मतलब गांधी जी के मुंह से ऐसी लाइन निकली थी कि अहिंसा है, क्या है, परम धर्म है, अहिंसा सबसे सर्वोपरि धर्म है। तो ये जो लाइन है इसको अपन ने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्यों लिया, क्योंकि ये क्या है, एक कोट है। क्या है, वैसे के वैसे राम ने सीता से जो बात कही वो भी क्या है, एक कोट है। मतलब राम के मुंह से जो बात निकली, जैसे का तैसा लिख दिया। मतलब राम के मुंह से जो वर्ड्स निकले हमने उसको डायरेक्ट जैसा उसने बोला वैसा का वैसा लिख दिया, सेंटेंस बना दिया। तो ये क्या हो गया, एक डायरेक्ट नरेशन। क्या हो गया, डायरेक्ट नरेशन। अब इनडायरेक्ट नरेशन क्या होगा कि इसके अंदर कुछ हम चेंज करेंगे। जैसे कि यहाँ आई है तो आई की जगह ही आ जाएगा, विल की जगह कुछ और आएगा, गो की जगह कुछ और आएगा, टुमारो की जगह कुछ और आएगा। तो ये सारी चीज़ें ट्रांसफॉर्मेशन वो हम आगे पढ़ेंगे। जैसे जैसे अब क्लास आगे बढ़ेगी तो मैं आपको जो रूल्स बताऊंगा कि किस प्रकार ये टेंस के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, किस प्रकार टेंस चेंज होते हैं, तो ये चीज़ें आगे पढ़ेंगे, हम आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले अब देख लो, देखो परिवर्तन किस प्रकार करना है। सबसे पहले कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमास को हटाना है। सबसे पहले क्या करना है, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाना है। देखो कॉमा क्या होता है, ये सीधी सी लाइन बनी होती है। इन्वर्टेड कॉमा ये उल्टे दो कॉमा होते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार, ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हो गए। ठीक है, फिर कंजक्शन, मतलब दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए जिस वर्ड का प्रयोग करते हैं उसको क्या कहते हैं, कंजक्शन। और यहाँ पर कौन से कंजक्शन का प्रयोग होगा, दैट का। किससे जोड़ेंगे, दैट से। दो सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर कौन से कंजक्शन का प्रयोग करेंगे, दैट का। अब देखो प्रोनाउन का परिवर्तन किस प्रकार करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक फॉर्मूला आ जाता है SON, SON। इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात समझा देता हूँ, ये देख लीजिए। राम सैड टू सीता, आई एम नॉट गोइंग टू विलेज। देखो ये जो दिन भर पीडीएफ के मैसेज करते रहते हैं ना, उनको मैं एक बात समझाना चाहता हूँ कि अगर आपको इंग्लिश ढंग से पढ़नी है ना तो एक बार आप वीडियो लेक्चर देख लो और आप या तो खुद के नोट्स बना लो, ताकि आपको ये रिवाइज करने में आसानी रहे। मैं इतना ज़्यादा कुछ मतलब बता नहीं रहा हूँ, इतने लंबे लंबे रूल्स वगैरह और बहुत ज़्यादा ऐसे बड़ा पहाड़ जैसा कुछ करवा नहीं रहा हूँ। आपको एकदम मीडियम कंटेंट में, एकदम शॉर्ट में आपको ऐसी चीज़ें बताई जा रही है जो टू द पॉइंट है और एग्जाम में आने लायक है। तो आप खुद भी उनके सेल्फ नोट्स भी बना सकते हो, वरना बाद में तो वैसे भी पीडीएफ तो हम डाल ही देंगे। लेकिन इससे बढ़िया क्या है कि आप साथ साथ में ही थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहो। एक नोट्स की कॉपी बना लो छोटी सी, और उसके अंदर आप जो रूल्स है, जो भी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ वो आप एक बार लिखते चलो, ताकि आपको रिवाइज करने में आसानी रहे। ठीक है, तो अब देखो, अब ये जो मैंने सेंटेंस लिखा है ये कौन सा
जो है अपना नरेशन है, ये डायरेक्ट नरेशन है, इनडायरेक्ट नरेशन है? ये अपना डायरेक्ट नरेशन। कौन सा नरेशन है? ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ये कौन सा नरेशन है? डायरेक्ट नरेशन। कैसे पता किया? कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग है। तो ये कौन सा नरेशन हो गया? डायरेक्ट नरेशन। जैसे कि तैसी बात जो जिसने उसने राम ने बोली वैसे का वैसा हमने उसको लिख दिया। ठीक है, तो ये होगा डायरेक्ट नरेशन। फिर देखो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है इसको क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। और ये क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। आई बात समझ में कि ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब, और ये क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। तो जो एस ओ एन का फॉर्मूला है, क्या है एस ओ एन का फॉर्मूला? देखो सबसे पहले लिखना है एस ओ एन, फिर इसके नीचे लिखना है वन, इसके नीचे लिखना है टू, और इसके नीचे लिखना है थ्री। देखो यहाँ पे फर्स्ट का मतलब हो गया फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन। सेकंड का मतलब हो गया सेकंड पर्सन, और थ्री का मतलब क्या हो गया? थर्ड पर्सन। फर्स्ट का मतलब हो गया फर्स्ट पर्सन, सेकंड का मतलब हो गया सेकंड पर्सन, और थर्ड का मतलब हो गया थर्ड पर्सन। अब देखो ये एस ओ और एन का क्या मतलब है? देखो एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, ये होता है ऑब्जेक्ट, और एन का मतलब होता है नो चेंज। एन का मतलब क्या होता है? नो चेंज। एन का मतलब होता है नो चेंज। तो देखो आपको दोस्तों ये बात ध्यान रखनी है कि ये वाला जो फॉर्मूला है वो किस प्रकार यूज होगा। देखो ये वाला है फर्स्ट पर्सन है अगर, किसका? रिपोर्टेड स्पीच का। यहाँ पे अगर फर्स्ट पर्सन है, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट पर्सन कौन सा है? आई। ये फर्स्ट पर्सन है किसका? रिपोर्टेड स्पीच का। ये ध्यान रखना है आपको, एक बार ये डिटेल में एकदम ध्यान से सुनना है ये बात, कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है तो वो किसके अनुसार चेंज होगा? इसके सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। और इसका सब्जेक्ट क्या है? राम। इसका सब्जेक्ट क्या है? राम। अब देखो ये किसका सब्जेक्ट है? ये किसका सब्जेक्ट है? रिपोर्टिंग वर्ब का। मतलब यहाँ पे अगर फर्स्ट पर्सन आता है रिपोर्टेड स्पीच में, तो उस रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन को किसके अनुसार चेंज करेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। और अगर यहाँ पर सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन को किसके अनुसार चेंज करेंगे? ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो राम ने किससे वो बात कही? मतलब राम जैसे कोई बात कह रहा है, जैसे कि राम ने सीता से कही, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि राम ने किसको क्या कहा? सीधी सिंपल सी बात है। तो राम ने किसको ये बात बताई? तो किसको का आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे, कि जैसे राम ने सीता से कहा, तो राम ने बात किसको बताई होगी? सीता को। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या हो गया? सीता। सीता क्या है? ऑब्जेक्ट। आई बात समझ में? तो यहाँ का अगर सेकंड पर्सन होता है तो सेकंड पर्सन किसके अनुसार होगा? रिपोर्टिंग जो वर्ब है उसके ऑब्जेक्ट के अनुसार। और यहाँ पर अगर थर्ड पर्सन आ जाता है, जैसे कि थर्ड पर्सन आ गया यहाँ पे, तो जो थर्ड पर्सन होगा उसको थर्ड पर्सन जैसा का है, जैसा है वैसा का वैसा ही लिखना है। थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता। मैंने एन की मतलब क्या बताया आपको? नो चेंज। आई बात समझ में? एक बार वापस से देख लो कि फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं, सेकंड पर्सन कौन से। देखो लो एक बार। देखो सबसे पहले फर्स्ट पर्सन आई और वी। सेकंड पर्सन कौन कौन से होते हैं? यू। थर्ड पर्सन कौन कौन से होते हैं? ही, सी, इट, दे, या फिर कोई नाम। मतलब जैसे कि नाम में आ गया कुश, श्याम, ये सब। ठीक है, तो ये हो गए जो थर्ड पर्सन है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट पर्सन को किसके अनुसार चेंज करना है? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये किसके अनुसार चेंज होगा?
रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। और ये किसके अनुसार चेंज होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। फिर थर्ड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा? सॉरी, थर्ड पर्सन क्या होगा? नो चेंज। थर्ड पर्सन क्या नहीं होगा? चेंज नहीं होगा। देखो, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। मेन ये 3 चीज़ें हैं। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई तो आपका जो बेसिक है और जो आपकी जो क्वेश्चन सही होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 50% तो हो गई। मतलब 50% तो आपके चांसेस बन गए कि आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। क्योंकि देखो, इसके अंदर मेन 2 चीज़ें ही ध्यान रखनी है। एक तो टेंस का जो चेंज होगा वो। टेंस किस प्रकार से चेंज होंगे वो हम आगे पढ़ेंगे। आगे मैं बताऊँगा आपको डिटेल में कि किस प्रकार कौन-सा टेंस चेंज होता है, वो चीज़ें आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अपने को जो ये प्रोनाउन के जो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, कौन किसके अनुसार बदलता है, ये चीज़ें ध्यान रखनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एग्ज़ाम में जो कन्फ्यूज़न क्रिएट करने वाले टर्म्स होते हैं, वो यही होते हैं। ठीक है? तो फर्स्ट पर्सन, अब ये किसके फर्स्ट पर्सन है? मतलब ये कहाँ पे आ रहे हैं? ये आ रहा है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। किसमें आ रहा है? रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। आई बात समझ में? सबको आ गया? एकदम क्लियरली समझना है कि फर्स्ट पर्सन है अगर यहाँ पे, तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड पर्सन है तो ये किसके अनुसार चेंज होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। और अगर यहाँ पर थर्ड पर्सन है तो ये नो चेंज, मतलब ये चेंज नहीं होगा। ये जैसा का दिया हुआ है वैसे का वैसे अपने को लिखना है, सिर्फ और सिर्फ कंजक्शन दैट का प्रयोग करना है और टेंस के अंदर चेंज करके सीधा आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन जाएगा। ठीक है? आई बात समझ में? आगे चलते। देख लो ये एक बार टेबल वापस कि एस ओ एन का फॉर्मूला सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और नो चेंज। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। आई बात समझ में? तो देखो, सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन कौन कौन सा होता है? आई और वी। ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन कौन कौन से होते हैं? यू। और नो चेंज में कौन कौन सा है? ही, सी, इट और दे। आई बात समझ में? हो गया क्लियर? अब आपको एक बात समझनी है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसके अंदर अपन ने ये तो पढ़ लिया कि किस प्रकार चेंज होंगे, पर आपको ये पहचानना कैसे है कि कौन सा किस में चेंज हुआ, कैसे हुआ, ये आपको कैसे पता चलेगा? तो ये देखिए, एक एग्जांपल के माध्यम से मैं बताता हूँ कि रवीना रवीना सेज टू सीमा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन खो खो। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन खो खो। ठीक है? आई बात समझ में? तो अब देखो, आपको ये बात समझनी है कि सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी हो गई और रिपोर्टेड स्पीच कौन सा हो गया। देखो, ये क्या है इसकी? ये है इसकी रिपोर्टिंग वर्ब। ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। और ये क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। और ये क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। अब देखो यहाँ पर क्या आया है? आई। देखो, सबसे पहले मैं आपको वो कंजक्शन का प्रयोग, वो तो आपको बहुत समझ में आ गया है कि इन दोनों को इन्वर्टेड कॉमा हटाना है, दैट का प्रयोग करना है। टेंस का मैंने आपको अभी तक कुछ नहीं बताया। सैड टू को सेज को किस में बदलते हैं ये भी अभी तक मैंने आपको नहीं बताया। तो इन सब चीज़ों पे अभी आपको नहीं जाना है। अभी मैं जो बता रहा हूँ उसी पे ध्यान दो कि आई है, ये जो आई है वो कौन सा पर्सन होता है? आई होता है फर्स्ट पर्सन। क्या होता है? फर्स्ट पर्सन। तो इस फर्स्ट पर्सन को मैंने एसओएन फॉर्मूला के अनुसार किसके अनुसार बदलने का बताया था? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। देखो, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा? सब्जेक्ट के अनुसार। अब मेरे को बताओ, रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो क्या है?
मतलब इसके अंदर जो कर्ता है, कर्ता कौन होता है? जो किसी काम को करता है। जैसे कि मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ आपसे, मैं आपको कुछ बात बता रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पर कर्ता कौन हुआ? मैं। मतलब सारा काम मेरे द्वारा हो रहा है, तो मैं हो गया कर्ता। तो मैं क्या कर रहा हूँ? बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर भी है, जो अपने रवीना क्या कर रही है? सीमा को बोल रही है। रमीना क्या कर रही है? सीमा को बोल रही है। तो रवीना सीमा से कहती है। तो इसमें जो कर्ता होगा वो कौन होगा? कर्ता होगा रवीना। कौन होगा? कर्ता होगा रवीना। फिर इसका जो कर्म होगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन होगा? सीमा। आई बात समझ में सबको? ये बात क्लियर हो गई कि इसका सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ये बात सबको ध्यान में होनी चाहिए। फिर देखो आई है। अब आई क्या है? यहाँ पर प्रोनाउन है। आई क्या है? प्रोनाउन है। तो अगर हम प्रोनाउन की जगह पे अगर दूसरी कोई चीज लाना चाह रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं टीचर हूँ इंग्लिश का, अगर मैं ये पढ़ाना छोड़ के कहीं और चला जाता हूँ, तो फिर मेरे यहाँ पे दूसरी जगह पे कौन आएगा वापस? इंग्लिश का टीचर ही आएगा। ऐसा तो है नहीं कि मैथ के टीचर से इंग्लिश पढ़वा लेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर अगर प्रोनाउन है, तो यहाँ पर भी वापस क्या आएगा? किसका प्रयोग करेंगे? प्रोनाउन का। और ये प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग आएगा? इसका जो सब्जेक्ट है, इसका जो करता है उसके अनुसार। और ये क्यों आया? क्योंकि ये जो अपन ने फॉर्मूला लिखा है एसओएन का, फर्स्ट पर्सन आया है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। तो इस फर्स्ट पर्सन को किसके अनुसार चेंज करना है? इसके रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। इसका सब्जेक्ट क्या है? रवीना। तो रवीना क्या है? लड़का है लड़की है? लड़की है। ऑब्वियसली सबको पता है रवीना किसका नाम होता है? लड़की का। तो रवीना की जगह पर हम किसका प्रयोग करेंगे? यहाँ पर सी का। किसका प्रयोग करेंगे? सी का। देखो जिसको पता नहीं है कि यहाँ पर ही का प्रयोग होगा या सी का प्रयोग होगा, वो एक बार ढंग से देख लेना, समझ लेना, नहीं तो फिर आप आदमी को औरत बना दोगे, औरत को आदमी बना दोगे। तो ये बात ध्यान रखनी है कि सी किसके लिए प्रयोग होगा? स्त्रीलिंग के लिए। तो यहाँ पर जो रवीना है वो क्या है? सब्जेक्ट है। तो इसको यहाँ पर लाएंगे आई की जगह, तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा? प्रोनाउन का। और रवीना का प्रोनाउन क्या होगा? सी। आई बात समझ में कि यहाँ पर अगर प्रोनाउन है, तो यहाँ पर भी वापस अगर हम चेंज करेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा? हमेशा प्रोनाउन आएगा। आई बात समझ में? सबको क्लियर हो गया? अब चलते हैं आगे कि ये किस प्रकार चेंज हो गया, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब तक अगर नहीं समझ में आया तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे कि इंदर सेड टू मी, यू कैन क्रैक एनी एग्जाम। देखो अब यहाँ पर देखो, अपने को जब यहाँ चेंज करना है, देखो चेंज किस में होगा? सिर्फ और सिर्फ इसमें। अब देखो ये कौन सा जो पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है? तो ये यू होता है, मैंने आपको पहले ही बताया, ये होता है सेकंड पर्सन। और जब अपन फॉर्मूला पढ़ते हैं एस ओ एन का, सब्जेक्ट तो और तीन, तो सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है हमेशा? देखो सब्जेक्ट क्या होगा इसका? इंदर। किसने बोला? तो ये हो गया इंदर, ये हो गया सब्जेक्ट। ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट क्या हो गया इसका? मी। ऑब्जेक्ट हो गया मी। अब देखो मैंने आपको, जब अपन ने पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस पढ़े थे, तो उसमें मैंने आई को किस में चेंज किया था? मी में। मी को किस में चेंज किया था? आई में। ही को किस में चेंज किया था? हिम में। हिम को किस में चेंज किया था? आपको पता ही है, ही में। तो हर को किस में चेंज किया था अपन ने? सी में। और सी को किस में चेंज किया था? हर में। ये बात आपको समझ में आई? अपन पीछे लिखते थे बाई हर, बाई हिम, बाई देम, ये चीजें लिखाई थी। बाई अस, वी को अपन ने किस में चेंज किया था? अस में। तो ये चीजें आपको पहले से ध्यान है। अगर आपको ध्यान नहीं है, तो पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस की जितनी भी पुरानी क्लास है अपनी, वो जाके आप एक बार यूट्यूब पर देख लो। देखो सीक्वेंस से आप चलोगे, सबसे पहले आपने टेंस कंप्लीट किए। देखो हमने पहले, सबसे पहले डिटर्मिनर और आर्टिकल करवाने का उद्देश्य क्या था? क्योंकि ये इजी टॉपिक है, थोड़ा टेक्निकल, उसमें टेक्निकल चीजें ज्यादा थी, तो आपको एक इंटरेस्ट बने इंग्लिश के अंदर, इसलिए हमने सबसे पहले आर्टिकल और डिटर्मिनर करवाए। लेकिन उसके जस्ट बाद में हमने कौन सा टॉपिक लिया था? टेंस का। क्योंकि सबसे मेन जो इंग्लिश में जो सबसे इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है जिसकी ज़रूरत हमें हर जगह पे पड़ेगी वो कौन-सा होता है हमेशा? टेंस। तो टेंस को पढ़ाने का उद्देश्य क्या था कि आपके जो सारी जो चीज़ें हैं और डाउट्स है वो क्लियर हो जाए और आप जो आगे जो आने वाली चीज़ें पढ़ोगे तो उसके अंदर आपको इतने ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो, इसके लिए अपन ने टेंस पढ़े थे। तो अब आपको जब पैसिव वॉइस में मैंने बताया था कि आई को किसमें चेंज करते हैं? मी में। मी को किसमें चेंज करते हैं? आई में। तो ये इस प्रकार सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट। तो देखो यहाँ पर मी क्या है? ऑब्जेक्ट है। मी ऑब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस, इसका जब हम सब्जेक्टिव केस बनाएँगे, तो मी किसमें चेंज होगा? आई में। मी किसमें चेंज होगा? आई में। तो यहाँ पर अपने जैसे देखो ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे वापस इसके जगह पे भी क्या आएगा? सब्जेक्ट। ये अगर प्रोनाउन है, तो इसकी जगह पे भी वापस किसका प्रयोग करना पड़ेगा? प्रोनाउन का। आई बात समझ में? तो यहाँ पर अगर सब्जेक्टिव केस है मी, तो मी का जब देखो सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार सॉल्व करेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? मी। तो मी का जब अब हम सब्जेक्ट बनाएँगे तो मी की जगह क्या आ जाएगा? आई। आई बात समझ में? जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो एक बार स्टार्टिंग से क्लास देखना, अगर फिर भी समझ में नहीं आता है इस क्लास को 2 बार देखना। लेकिन आपको ये चीज़ें क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही आपको आगे के जो नैरेशन है वो समझ में आएँगे। अगर ये समझ में नहीं आया तो आपका क्वेश्चन गलत होने के चांसेस और भी ज़्यादा होंगे और कन्फ्यूज़न ज़्यादा क्रिएट होगा। तो इससे बढ़िया आप इस क्लास को थोड़ा ढंग से देखना, आप ढंग से समझना, 1-2 बार ऐसे रिवीजन करना इस क्लास का, 2-3 बार देखना तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किस प्रकार की चीज़ें बता रहा हूँ और आपके जो लेवल है वो किस प्रकार का है, ठीक है? तो आपको देखना है ये। फिर देखो मी का जब हमने सब्जेक्टिव केस बनाया तो क्या बना? आई। और आई का जब अगर अपने को ऑब्जेक्टिव केस बनाना होता तो क्या था? मी। ये बात समझ में आ गई? तो इस प्रकार ये चेंज होता है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो देखो आज हमने क्या-क्या पढ़ा? सबसे पहले जब नैरेशन को चेंज करते हैं तो अपन को सबसे पहले तो देखो 2 प्रकार के होते हैं नैरेशन, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। देखो डायरेक्ट में कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा ये सब आते हैं, ठीक है? और डायरेक्ट इनडायरेक्ट नैरेशन में ऐसा कुछ भी नहीं आता है। इसमें इसमें चेंज करते हैं तो क्या एक तो दैट का प्रयोग मैंने अभी तक बताया, एक एसओएन का फॉर्मूला बताया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है? सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज मतलब थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे ये सब चेंज नहीं होते, इसको किसी के भी अनुसार चेंज नहीं किया जाता है। अब देखो अब हम आगे आने वाली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे कि किस प्रकार इसके टेंस में जो चेंज किया जाता है वो, और दूसरा सेड टू टेल्स को, सेज को ये किस में चेंज करते हैं? सेड टू की जगह टोल्ड आता है, सेज की जगह टेल्स आता है। ये सारी चीज़ें हम आगे वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक आपको ये जो आज जो चीज़ें बताई है, जो बेसिक बेसिक चीज़ें बताई है उनको आपको एक बार ढंग से रिवाइज करना है। आपको इस क्लास को अच्छे से देखना है और आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि आपको अगर ये बेसिक चीज़ें नहीं आएगी तो आप इंग्लिश नहीं पढ़ सकते। अगर आपको बेसिक क्लियर नहीं है, आपको बेसिक चीज़ें समझ में नहीं आती है, तो आप आगे जो एडवांस लेवल पे हम जाएँगे, जब अपन अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, अच्छी-अच्छी चीज़ें, अच्छे-अच्छे रूल्स पढ़ेंगे, तो उसके अंदर आपको ये चीज़ें वापस मैं बताऊँगा नहीं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये सारी चीज़ें याद होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप इसको पढ़िएगा 1 बार, 2 बार और आप इसके शॉर्ट्स नोट्स वगैरह बना के इसका रिवीजन करना 1-2 बार, तो आपको सब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।